नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम सभी पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स की कुछ नई नई टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आगे चल के हमें अब हमारी अकाउंटिंग में काम आने वाली हैं। इसमें सबसे पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब आपको पता ही होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन कि भाई जो भी लेन देन होता है बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, उनको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस में कोई भी पैसा अंदर बाहर आ रहा है उसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो क्या होता है? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक नतीजा होता है। जैसे कि मान लो किसी ने मान लो कोई चेयर खरीदी है ना, वो 50,000 रुपये की खरीदी और वो है ना उस पे वो उसको 40,000 रुपये में पड़ी थी है ना, तो 50,000 माइनस 40,000 उसको 10,000 रुपये मिले। तो फिर 10,000 रुपये क्या हुए? वो उसका इवेंट हुआ। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, 42 इंच 4K HD स्मार्ट LED TV वाज सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज़, मतलब 1 लाख रुपए का एक LED TV बिका। अब उसको जो जिसने है ना खरीदा गया था वो खरीदा गया था 90,000 रुपये में। तो फिर 1 लाख माइनस 90,000, 10,000 रुपये का एक प्रॉफिट हुआ है। तो फिर वो क्या है? वो इवेंट है ना। और तीसरा है अकाउंट इज अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब वो जगह जहाँ पर पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कैश का अकाउंट होता है ना, और इसमें ना दो चीज़ें एक और होती है कि जो LHS होता है ना, मतलब लेफ्ट साइड है ना, अकाउंट में ना दो साइड हमेशा बनी होती है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी एक तो आप उधर जो भी आपने खरीदा है वो निकलोगे है ना, और ये जो आपने है ना मतलब है ना आपने जो भी खरीदा है वो लिखोगे, और एक जो आपका सेल हुआ है वो लिखोगे। तो दो चीज़ तो लिखोगे ही ना। तो फिर है ना, और LHS जो साइड होती है ना वो डेबिट की साइड होती है, और RHS साइड होती है वो क्रेडिट की साइड होती है ना। और ये आप बाद में जाकर पढ़ोगे। तो फिर और इसमें अगला टर्म आता है कैपिटल का मतलब होता है मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, मतलब वो पैसा जो ओनर बिजनेस में लगा रहा है, मतलब बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में लगा रहा है पैसा तो फिर उसको कैपिटल बोलेंगे। तो फिर तुमने सुना भी होगा है ना। और ड्राइंग्स मतलब होता है कि भाई मनी विदड्रॉ बाय एन ओनर फॉर पर्सनल यूज। मानो कोई मालिक है, दुकानदार है ना, तो फिर वो अपने घर के खर्च के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा ले लेता है अपने बिजनेस से निकाल लेता है, तो उसको कहते हैं ड्राइंग। अब छठा है ना, अब इसमें एक है लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? लाइबिलिटी मतलब होता है कि द अमाउंट विच बिजनेस हैज़ टू गिव टू आउटसाइडर्स, मतलब जो बाहर के लोग हैं उनको भी तो बिजनेस को कुछ मान लो अगर चुकाना है, कुछ पैसा लिया है, कुछ कर्जा लिया है ना, एग्जाम्पल बैंक से लोन लिया है, तो फिर वो सब चीज़ें क्या होती है? वो सब होती है लाइबिलिटी। एसेट जो होता है, एसेट इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, थिंग्स विच हेल्प टू अर्न मोर है ना, उन या फिर थिंग्स विच हेल्प टू अर्न मोर, या फिर कैश, या फिर रियल इस्टेट, या फिर ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ है जिसको नहीं पता हो? ट्रेड रिसीवेबल वो चीज़ होती है, मान लो जो पैसा आप अब जैसे कि लोन देते हैं ना बैंक, तो है ना, लेकिन अगर मान लो आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है और वो उसको चुकाना है, तो वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है। तो वो चीज़ क्या है? आपकी एसेट है। वो चीज़ क्या है? आपको भविष्य में काम आने वाली है। वो चीज़ क्या है? वो आपके एक जो है वो प्रॉपर्टी है ना। तो वो सब क्या आती है? वो सब आपकी एसेट के अंदर आती है ना। और डेब्ट टू बी पेड, वो सब सारी चीज़ें क्या होती है? वो सब एसेट होती है ना। और फिर इसका अगला आता है एक्सपेंसेस माने कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स, मतलब जो खर्चा हुआ है आपका, तो वो एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें एक्सपेंसेस होती है, तो तुमको पता होगा है ना। और रेवेन्यू माने टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स, माने जो भी सेल ऑफ गुड्स में है ना। ये देखो इसमें ना दो अंतर है, ये प्रॉफिट नहीं है ना। रेवेन्यू माने जो भी आपको मनी एक चीज़ को बेचने से मिला। मान लो कि आपने कोई मान लो जो टीवी है ना, जो स्मार्ट HD TV है, वो तुमने 1 लाख रुपए में जो है वो जो है बेचा है।
तो वो तुम्हारा रेवेन्यू है, लेकिन वो प्रॉफिट से मत जोड़ लेना उसको, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो भाई उसकी भी तो कोई कॉस्ट लगी है ना, तो वो सारी चीजें कट के आएगी प्रॉफिट तो, है ना। उसके बाद आता है इनकम। इनकम माने रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, है ना। अब ये चीज जो है ये आपकी इनकम आएगी, है ना। ये जो है इसमें है ना, फॉर एग्जांपल वो जो मैंने टीवी का एग्जांपल लिया था 1 लाख का था, तो फिर उसमें से 90,000 रुपीज़ उसके कॉस्ट थी, तो फिर उसको माइनस किया तो कितना हुआ 10,000 रुपये। तो फिर वो क्या हुई, वो आपकी इनकम हुई, है ना। और दूसरा प्रॉफिट, सॉरी अगला जो है वो प्रॉफिट है ना। इसमें भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है। ये तो मान लो ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मतलब, है ना। तो फिर ये दोनों में ही सेम होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है, इनकम और प्रॉफिट में अंतर केवल इतना होता है कि जो प्रॉफिट होता है ना वो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है ना। मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड मतलब प्रॉफिट कोई एक चीज का नहीं होता कि आपने एक टीवी बेच दिया तो वो आपके प्रॉफिट हो गया। आपका मंथली होता है। मान लो जैसे मंथली आपने इतने सारे कोई आइटम सेल किए, तो फिर वो सारी चीज, है ना, उसके बाद आपको जो बचा तो वो प्रॉफिट में आएगा, है ना। लेकिन इनकम में कुछ भी आ सकता है। मतलब इनकम में छोटी चीज भी आ सकती है। मान लो तुमने एक ट्रांजैक्शन, मान लो कि कोई छोटी सी चीज, कोई मोबाइल फोन बेचा, कोई नोटबुक बेची, है ना, तो वो सब, है ना, उसमें से तुमको जो प्रॉफिट हुआ, मतलब जो तुमको बचा, तो फिर वो भी इनकम में आता है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है ना उसमें के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की जो है वो चीज़ आती है, जैसे कि है ना 1 महीना, 1 साल, तो 1 साल का प्रॉफिट आता है। तो वो सारी चीज़ें होती है प्रॉफिट के अंदर। लॉस मतलब रेवेन्यू जब कम हो जाता है और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है ना। एक्सपेंस इज हायर देन रेवेन्यू समझ लो, या फिर रेवेन्यू इज लोअर देन एक्सपेंस समझ लो, है ना। तो ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1,10,000 रुपए की कोई चीज़ है ना। मतलब 1,10,000 में तुमने मान लो कोई टीवी खरीदा है, तो फिर और तुमने उसको क्या किया, तुमने उसको 1 लाख में बेच दिया है, तो उसमें 10,000 रुपये तुम्हें माइनस में जा रहे हैं। मतलब वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा लॉस है। मतलब तुम्हारा रेवेन्यू तो केवल 1 लाख था, 1 लाख में तुम्हें उसको बेचना पड़ा, और वो जो तुमने खरीदा था वो तो तुमने 1,10,000 में खरीदा था, तो वो क्या हुआ, वो लॉस हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज एंड परचेज रिटर्न क्या, रिटर्न जो है ना, ये परचेज और परचेज रिटर्न में होता है कि भाई पहले तो एक तो हुआ सामान खरीदना, मतलब हुआ परचेज, और दूसरा हुआ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब ये होता है कि मान लो आपने मतलब सामान आपने खरीद लिया, लेकिन वो रास्ते में खराब हो गया। मान लो अमेजोन से जैसे सामान मंगाते हैं ना, तो सामान अगर डिफेक्टिव आ जाता है तो फिर हम उसको रिफंड कर देते हैं, तो वो परचेज रिटर्न हुआ। लेकिन वो बिजनेस वाले में नहीं आएगा। बिजनेस, अभी हम बिजनेस की बात करें तो फिर उसमें भी, बिजनेस में भी ऐसे होता है। मान लो कोई है ना, सामान आ रहा था ट्रक से, लेकिन वो मतलब डिफेक्टिव आ गया, तो वो परचेज रिटर्न भी होता है, मतलब वापस भी मिलता है तुमको। या फिर तो है ना वो एक्सचेंज हो गया, या फिर वो वापस आया तो फिर वो है ना, या फिर तुमको पैसे रिफंड हुए, तो वो सारी चीज़ें परचेज रिटर्न में आती है ना। और सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। अब सेल्स, मान लो तुमने सामान बेचा किसी कस्टमर को, है ना, तुम्हारा कोई कस्टमर है, तुमने उसको सामान बेचा। अब मान लो वो सामान डिफेक्टिव निकल गया, तो वो भी तो आपको वापस देगा ना। वो अगर आपने किसी कस्टमर को आपने कोई डिफेक्टिव चीज़ दे दी, तो वो भी तो आपके पास वापस करने आएगा ना। तो वो हुआ सेल्स रिटर्न, है ना। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न दोनों एक दूसरे का उल्टा है बस, है ना। अभी स्टॉक या इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री जो भी बोल लो, है ना। इसमें ना स्टॉक माने मतलब जो सामान आपका बिजनेस में बिका नहीं है, मतलब अभी आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे कि दुकान में कोई सामान पड़ा हुआ है, तो वो हुआ स्टॉक, है ना। स्टॉक, है ना। और उसमें क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, 2 तरह के होते हैं स्टॉक। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है साल के शुरू में जो स्टॉक आपके पास होता है उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो होता है साल के अंत में जो आपके पास स्टॉक बच जाता है, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, है ना। इसमें आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स और इसमें ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या होता है, जो पैसे लेने होते हैं उनको वो आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में। इसमें पहला आता है डेटर। मान लो आपको किसी को पैसा लेना है, किसी से आपको पैसा लेना है, तो फिर वो क्या होगा, वो डेटर, है ना। और बिल्स रिसीवेबल्स वो आप बाद में पढ़ोगे। ट्रेड पेएबल उसमें क्रेडिटर, मतलब आपको उसे पैसा देना है,
इधर आपको उसे पैसे देने हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो फिर उसको कहते हैं ट्रेड पेएबल। बिल्स पेएबल भी आप बाद में पढ़ोगे, है ना। अब इसमें अगला आएगा कॉस्ट। कॉस्ट आपको पता ही है, किसी चीज़ में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट आपको जो भी देना पड़ता है वो सब होता है कॉस्ट। डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है, उसमें पहला आता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में ना बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेड डिस्काउंट उसी को मिलता है ना, ऑन एवरी सेल एंड परचेज, मैंने लिखा हुआ है इधर, हर सेल और परचेज पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। मान लो बिग बाजार है, उधर क्या है, उधर 10% ऑफ है किसी चीज़ पर, तो 10% ऑफ सबको मिलेगा। लेकिन बिजनेस में क्या है, बिजनेस में क्या है, कैश की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो कैश ट्रांजैक्शन उधर उनको चाहिए होता है। इधर बिग बाजार में तो क्या आप सीधा पे कर देते हो, है ना, लेकिन इधर थोड़ा अलग होता है। तो इधर क्या होता है कि कैश, अगर आप कैश में देते हो तो कैश डिस्काउंट भी आपको मिलता है, बाकी सारी जगह पे भी कहीं पे मिल सकता है ना। तो फिर है ना, तो कैश डिस्काउंट आपको कब मिलता है, जब आप कैश में पेमेंट दे रहे हो। अगर कैश में, मतलब अभी देखो कैश का मतलब क्या है, कैश का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नोट दे रहे हो या कोई आप रुपए में मतलब ऐसे करके पेमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोन नहीं ले रहे हो, आप कर्जा नहीं ले रहे हो। अगर आप मान लो कि भाई लोन पे पेमेंट दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ कि मान लो 10,000 रुपये की कोई सामान है, कोई बिजनेसमैन कहीं से खरीद के लाता है ना, और जो वो दूसरा व्यापारी होता है वो उसको क्या बोलता है कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस पर, क्योंकि सबको मिल रहा है ना। तो फिर वो उसको 9,000 की पड़ती है। लेकिन उसने एक और चीज़ बोली कि अगर आप कैश में पेमेंट करोगे, मतलब आप उधार आपको नहीं लेना, उधार आपको इंस्टेंट कैश दे देना है, मतलब सीधा हाथ में पैसा पकड़ा देना है। मतलब वो ऐसा नहीं है उधर, मतलब पेटीएम से अगर आपने दिया तो वो भी कैश है, अगर आपने सीधा पेटीएम से भी ट्रांसफ़र कर दिया तो वो भी कैश है। आपने सीधा ट्रांसफ़र कर दिया ना एक बार में, कोई लोन वोन नहीं लिया, तो फिर वो भी कैश है। आपने कोई उधारी नहीं छोड़ी, वो कैश है, मतलब, है ना। तो फिर है ना, तो फिर आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब 9,000 में से 900 माइनस हुआ तो कितना, मतलब 81, मतलब उसको 900 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 8,100 रुपये उसका लगा, है ना। 10% डिस्काउंट तो मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट अलग से मिला, क्यों, क्योंकि उसने कैश में पेमेंट दिया। अब इसमें अगला आता है एंट्री। व्हेन वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन बुक्स, जब भी हम जो ट्रांजैक्शन होता है उसको किताबों में रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं एंट्री। इसमें अगला आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स, मान लो कि भाई जैसे कि कोई एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर एक्स, है ना, वो क्या हो गया, वो मर गया, उसका तुम्हारा बाकी था पैसा, उसको तुम्हें 20,000 देना था, 20,000 बाकी था उसका, लेकिन वो मर गया, तो तुम्हें वो पैसा अब नहीं मिल सकता ना, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें वो पैसा नहीं मिल सकता। तो फिर वो क्या हुआ, वो तुम्हारा बैड डेब्ट्स हो गया, तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया, और वो भी उसका भी राम नाम सत्य हो गया, है ना। तुम्हारे पैसे का राम नाम सत्य है, उसका भी राम नाम सत्य है, समझ रहे हो ना, है ना। अब इसके बाद अगला आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स, मतलब एक पर्सन या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी अपना कर्जा चुकाने के लायक नहीं है। अब ये जो है कोर्ट डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये मतलब कोर्ट ही डिसाइड करता है वैसे, ये कि भाई ये ऐसी सिचुएशन आ गई है क्या वाकई में, तो ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि वो इंसॉल्वेंट है या नहीं है वगैरह, है ना। अब सॉल्वेंट इसका उल्टा हो गया, है ना, मतलब अ पर्सन हु और एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज इन पोजिशन टू पे डेब्ट्स, मतलब वो अपने कर्जे चुकाने की हालत में है ना, तो फिर उसको कहते हैं सॉल्वेंट। अभी ना आपको ना लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना चाहिए ज़्यादा, आपको ना बेसिक पर फोकस करना चाहिए, मतलब समझना चाहिए उसको, है ना, तो वही करना। तो है ना, अगला आता है इसमें मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज माने गुड्स फॉर रीसेल, मतलब आपने कोई रीसेल माने फिर से बेचना ना, तो वही चीज़ हुई रीसेल, तो उसको कहते हैं मर्केंडाइज। अब लाइव स्टॉक माने जो जानवरों का बिजनेस में इस्तेमाल होता है ना, तो उनको कहते हैं लाइव स्टॉक। तुमने सुना भी होगा ये वर्ड लाइव स्टॉक, तो मेरे ख्याल से, है ना। तो फिर लाइव स्टॉक माने जो भी जानवर बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं,
अब हम पढ़ेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में वो होती हैं जो लाइबिलिटीज विच हैव टू बी पेड अंडर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 12 मंथ्स और 1 ईयर, मतलब 1 ईयर, है ना। 1 ईयर बोल दो, 12 महीने बोल दो, दोनों एक ही बात है ना। तो उस टाइम में जो आपको लाइबिलिटी चुकानी होती है उसको कहते हैं करंट लाइबिलिटी। मतलब 1 साल का कोई छोटा लोन हो गया या फिर कोई आपने सामान उधार पे लिया, वो सब हो गए, है ना। तो फिर वो ट्रेड पेएबल, है ना। तो वो सारे के सारी चीज़ें क्या आती है, वो आती है करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत, है ना। लाइबिलिटीज विच, और ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि बिजनेस में जब एक जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसका मतलब चक्कर पूरा होता है। मतलब बिजनेस में ट्रांजैक्शन ऐसे ही नहीं होता है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन का मतलब एक पूरा का पूरा एक साइकिल पूरा होता है, उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। समझ रहे हो ना। अब इसमें जो है अगला आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है विच हैव टू बी पेड इन द सेवरल ईयर्स, मतलब कुछ सालों के अंदर आपको पे करनी है। अगला आता है एसेट्स। एसेट्स में जो है सबसे पहले आता है, इसके भी 2 पार्ट है, इसमें ना पार्ट के भी पार्ट है वैसे। नॉन करंट एसेट्स विच आर बेनिफिट फॉर अस इन लॉन्ग टर्म। जो एसेट्स हमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं वो एसेट होते हैं नॉन करंट एसेट, है ना। इसमें भी टाइम के आधार पर ही डिफ्रेंशिएट है। करंट एसेट माने लेस देन 1 ईयर, एसेट्स विच आर बेनिफिट फॉर लेस देन 1 ईयर। तो उसमें ये करंट लाइबिलिटी और वो सब के जैसा ही है ना। इधर मैंने पहले नॉन करंट एसेट लिखा है। नॉन करंट एसेट विच आर बेनिफिशियल, क्योंकि इसका एक और पार्ट है ना। नॉन करंट एसेट आर बेनिफिट फॉर अस इन लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल मशीनरी, वो लॉन्ग टर्म में काम आएगी, है ना। वो ज़्यादा साल चलेगी ना, 1 साल से ज़्यादा चलेगी ना, तो समझ रहे हो ना। तो है ना, है ना। और ये आपको रेवेन्यू भी देगी, तो वो सब होती है नॉन करंट एसेट, है ना। इसमें पहला आता है फिक्स्ड एसेट, मतलब इसका पार्ट है एक फिक्स्ड एसेट। अब इसके 2 पार्ट हैं, फिक्स्ड एसेट के 2 पार्ट हैं, है ना। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप नहीं देख सकते हो। मशीनरी को आप देख सकते हो, हाँ। जमीन, आप लैंड को देख सकते हो, हाँ। तो वो सब क्या है, वो टेंजिबल एसेट्स है ना। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? जैसे कि मान लो गुडविल। अब गुडविल एक नया वर्ड है। गुडविल माने कि भाई तुम्हारी जो रेपुटेशन है ना बिजनेस में, इज्जत है ना जो बिजनेस में, जिसके कारण तुम्हारे लोग दुकान पे आते हैं, मतलब कोई भी जो है तुम्हारी कंपनी को या दुकान पे आते हैं, तो तुम्हारी एक रेपुटेशन है ना, सालों में बनी है, तुम सालों से बिजनेस कर रहे हो, तो वो उसको क्या कहते हैं, वो गुडविल है। क्योंकि अब वो एसेट कैसे हुआ, ये भी तो बात है ना। एसेट इसलिए हुआ क्योंकि वो तुमको कमा के दे रही है, उसके कारण से तुम्हारे कस्टमर आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके कारण गुडविल भी एक एसेट है ना। तो उसको गुडविल कहते हैं, है ना। और होता है पेटेंट, कॉपीराइट। पेटेंट जैसे कि वैक्सीन का भी पेटेंट ही है ना। तो पेटेंट वो दिखता थोड़ी ना है कोई ऐसे, है ना। लेकिन वो जो है उसके कारण वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं, है कि नहीं। तो फिर वो क्या हुई, वो सारी इंटेंजिबल एसेट्स में आई। कॉपीराइट वगैरह भी आता है ना, तो वो सब भी है ना। करंट एसेट, है ना, इसमें अगला पार्ट है इसका ही, है ना। करंट एसेट्स का ही अगला पार्ट, है ना। एसेट्स विच आर बेनिफिट फॉर अस इन लेस देन 1 ईयर, है ना। अब लेस देन 1 ईयर में या फिर तो वो एसेट्स बेनिफिट करने वाले, या फिर वो कैश है। क्योंकि कैश भी क्या है, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो भी क्या है, लेन देन होकर के ख़त्म हो जाता है ना। पैसा हाथों का मैल है ना, तो वो वाली बात है। तो फिर वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो करंट एसेट में आती है। अब इसमें रिसिप्ट आती है। रिसिप्ट जैसे कि, है ना, ये अगला पार्ट है इसका। रिसिप्ट के भी 2 पार्ट है ना। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब रोजाना नहीं होती, मतलब रोजाना का काम नहीं है कैपिटल रिसिप्ट, है ना। वो नॉन रिकरिंग है। तो वो सारी वो कौन सी रिसिप्ट होती है? कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है? ऑन रेगुलर बेसिस या फिर रिकरिंग। अब इसमें एग्जाम्पल से तुमको समझ आ जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट, मान लो तुमने अपना घर बेच दिया, अपना सालों से पुश्तैनी घर तुमने बेच दिया, तो वो क्या है, वो कैपिटल में आएगा। लेकिन मान लो तुम्हारा काम ही है घर बेचना, तो वो रेवेन्यू में आएगा। जैसे तुम रियल एस्टेट का ही काम करते हो, तो फिर वो क्या आएगा, वो रेवेन्यू में आ जाएगा। लेकिन कैपिटल, मान लो तुमने अपने कोई एसेट बेची है, लेकिन वो तुम काम देखो, नॉन रिकरिंग लिखा है ना, नॉन रिकरिंग या फिर नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, तुम इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो, है ना। नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, तो फिर वो सारी चीज़ें आ गई,
तो वो उससे पता पड़ गया कि तुम रोजाना काम थोड़ी ना कर रहे, रोजाना तुम अपना घर थोड़ी ना बेचोगे, इतने घर तुम्हारे पास थोड़ी ना है कि नहीं। तो फिर वो चीज़ आ गई है ना। और रियल एस्टेट का ही काम करते हो तो वो रेवेन्यू रिसीट में आ गया। ऐसी ही चीज़ें होती हैं। अगर आपका वो रेगुलर काम है, मान लो कार का ही आपका कुछ बिजनेस है, तो फिर वो क्या आ गया, वो रेवेन्यू में आ गया, है ना। अब इसमें अगला आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के 3 पार्ट हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो मतलब नॉन रिकरिंग, पहले चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है ना। और वो बिल्ड्स एसेट्स फॉर बिजनेस, माने कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिल्ड आपके बिजनेस में एसेट बिल्ड होते हैं, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है क्योंकि आप ज़्यादा बार तो कर नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना। तो फिर बिल्डिंग, कार, वो सब वही वाली चीज़ें आ गई इसमें, है ना। वो सब क्या आ गया, वो हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने रोज का काम है, रोज, है ना। जैसे कि आपने बिल्डिंग तो खरीद ली, उसका मेंटेनेंस भी तो कराना पड़ेगा, वो तो वो रिकरिंग है। तुमको मेंटेनेंस तो हर महीने कराना पड़ेगा ना, तो वो रिकरिंग है ना। और जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल एक एग्जांपल हो सकता है, वो तो आते ही रहेंगे, तो वो रिकरिंग है। इससे कोई एसेट नहीं बिल्ड होगा वो चीज़, इससे आपको कोई एसेट थोड़ी ना बन रहे हैं, आपका खर्चा ही हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि मान लो कोई कस्टमर आया तो तुमने उसको चाय पानी पिलाया, तो वो सारे एक्सपेंसेस रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं, है ना। और लास्ट है और चैप्टर खत्म है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, अब ये भी क्या है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है ये, लेकिन डिफर्ड है, मतलब इसका मतलब ये अलग है। तो तुम समझो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है, ये भी रिकरिंग है, लेकिन इसका जो है ना बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन रेवेन्यू का लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब जैसे कि अभी पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस से हमारे कोई काम नहीं आएंगे भविष्य में, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें वो हमारे काम आएंगे। अब ऐसे कौन सी चीज़ें होती है भाई, जैसे एडवर्टाइजमेंट आपने, जैसे कि मैगी की पुरानी ऐड भी हो, नई ऐड भी आती रहती है, तो फिर उससे क्या है, मैगी की ना एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड होती है, मतलब समझ रहे हो ना। तो फिर है ना, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ऐड देती हैं, पुराने मतलब बजाज के स्कूटर की ऐड आज भी फेमस है, तो फिर वो क्या है, वो ब्रांड वैल्यू बिल्ड करती हैं, तो वो सालों तक काम आती हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी कोई गाड़ी के बारे में मतलब एडवर्टाइजमेंट में बताया, तो वो सालों तक काम आता है उस कंपनी को, तो वो सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट है। तो फिर वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। यही तो है ब्रेकिंग न्यूज आज की, है ना। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है ना। और अगर मैंने जो कुछ भी लिखा है वो अगर आपको एज अ PDF चाहिए हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ नोट्स की तरह कॉपी कर सकते हैं, है ना। और ये है ना, तो इसी के साथ में वीडियो ख़त्म करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।